हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं डिस्कस करूँगा मेरे वन ऑफ द मोस्ट हाई कन्विक्शन स्टॉक्स। अब आप बोलोगे कि आप हर दिन अपने फेवरेट या हाई कन्विक्शन स्टॉक से बात करते हो, तो हाँ जी, जो भी एटलीस्ट जब तक मैं 10-12 वीडियो ना कर लूँ, मैं अभी उन्हीं पे बात करूँगा जिन पे मेरा बहुत हाई कन्विक्शन है। तो ये कंपनी का नाम है V2 रिटेल, वैल्यू एंड वेराइटी। तो अगेन 3 सेक्शन में करते हैं। पहला सेक्शन कि क्या करती है ये कंपनी, क्या बिजनेस मॉडल है। सेकेंड सेक्शन में हम करेंगे कि इनका Q2 का रिजल्ट कैसा रहा, मैंने कौन कौन पढ़ा, तो उसमें क्या बड़ी बड़ी बातें निकल के आई है वो शेयर करूंगा। और थर्ड में एज ऑलवेज मेरा इन्वेस्टमेंट थेसिस क्या है। तो एज ऑलवेज मैं थोड़ा सा इसको इजी बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सबको समझ में आए। और ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्यों इस पे इन्वेस्टेड हूँ, क्यों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो पहला, जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल, कपड़े की दुकान है, वैल्यू रिटेल है। तो वैल्यू रिटेल का क्या मतलब है कि जो 1,000 रुपये से नीचे का जो कपड़ा होता है, तो ये बहुत छोटे शहरों में मिलेगा आपको। अगर आप किसी छोटे शहर से हो, Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में, मैं खुद एक Tier 3 सिटी से हूँ, बोकारो, झारखंड। तो वहाँ पे है ये वैल्यू एंड वैरायटी इनका फुल फॉर्म है। तो ये बेसिकली 100-150 रुपये से लेके 800-900 रुपये तक का ही सामान बेचते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इनका टारगेट सेगमेंट कौन है? तो इनका टारगेट सेगमेंट वो लोग हैं जो 10,000 से लेके 70,000 प्रति माह कमाते हैं, और जिनको कपड़े थोड़े फास्ट फैशन में चाहिए, कि मतलब खरीदा 10-12 वॉश में ख़त्म हो गया, फिर नया खरीद लिया। तो बहुत ड्यूरेबल नहीं हो सकता है, पर सस्ते होते हैं। और ये बेसिकली वो सेगमेंट है, एक इंडिया में बहुत बड़ा तबका ये इस सेगमेंट में पड़ता है। तो अगर आपको पता हो, जूडियो जैसे ट्रेंड, ये ट्रेंड पहला बड़ा कंपनी है जिसने वैल्यू रिटेल को फेमस बनाया इंडिया में। पर वो थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, वो थोड़ा Tier 1 सिटीज़ वगैरह में रहते हैं। ये एकदम ही Tier 3 और 4 में जाके अपना मार्केट जमा रहा है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। आई थिंक बहुत सारे कंपनीज है वैल्यू रिटेल में। अभी तो ट्रेंड थोड़ा ऊपर है, प्रीमियम है वैल्यू रिटेल में ही, पर अभी जैसे वी मार्ट सुना होगा आपने, स्टाइल बाजार सुना होगा, ऐसे कई लोग हैं। बट वैल्यू रिटेल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, सभी के ग्रोथ रेट बहुत अच्छे हैं। पर V2 रिटेल एक अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, और मैं आपको बताऊंगा भी कि क्यों। तो इससे पहले कि मैं बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल बस यही है, वैल्यू फैशन का बेचना इनका। अच्छा, मैं इनको अभी आपको ये भी, इससे पहले कि मैं रिजल्ट के बारे में बताऊं, तो रिटेल बिजनेस को कैसे आप देख सकते हो वो मैं 1-2 मिनट स्पेंड करता हूँ इस पर। तो रिटेल बिजनेस जो है, इनका ना हमेशा आप देखना कि SSG क्या है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सो जो स्टोर पुराने हैं उनमें कैसे उस स्टोर में हर साल कैसे सेल्स बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो अगर वो ज़्यादा अच्छा से बढ़ रहा, 10-12% बढ़ रहा, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि कॉस्ट जो है उस लेवल पे नहीं बढ़ता है। तो कॉस्ट आप कंट्रोल कर सकते हो, सेल्स आपका बढ़ता रहेगा, ग्रॉस मार्जिन बढ़ता रहेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है। तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो होते हैं रिटेल में जिनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ता है तेज़ी से। अगर और दूसरा चीज़ होता है कि एक्सपेंशन। तो जैसे प्लेटफॉर्म बिजनेस है, उसमें तो क्या है, आप न्यू कस्टमर एक्वायर करो, वो आपका एक्सपेंशन है। रिटेल बिजनेस में आपको नए स्टोर्स खोलने पड़ते हैं। तो SSG क्या है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या है, और न्यू स्टोर खोलने का रेट क्या है, ये दो सबसे क्रूशियल फैक्टर होते हैं किसी भी रिटेल बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये दोनों बहुत तगड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है V2 रिटेल में। तो अब दूसरा सेक्शन में आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इनका कैसा रहा क्वार्टरली रिजल्ट। तो जैसा मैंने बताया, इजीली द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री, 86% का ग्रोथ रेट रहा Q2 में। अब Q2 में क्या हुआ इस बार कि दुर्गा पूजा थोड़ा पहले पड़ गया, दिवाली दुर्गा पूजा सब थोड़े पहले आ गए हैं। तो Q2 इस साल का थोड़ा बेटर हो गया है सभी वैल्यू रिटेल के लिए। लेकिन इनके आसपास भी कोई नहीं है। ट्रेंड भी आप सुने होंगे, 20-21% ग्रो किया था। बाजार स्टाइल एक और है जो बहुत हद तक कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड असम बेस्ड है, जहाँ पे दुर्गा पूजा का बहुत इम्पैक्ट पड़ा। वो भी 74% ग्रो किया, लेकिन ये थोड़े और स्प्रेड आउट हैं, फिर भी ये 86% ग्रो किए। तो इजीली सबसे बड़ा ग्रोथ रेट है। वी मार्ट और भी कम है ग्रोथ रेट में। दो रीजंस क्यों है ये बड़ा ग्रोथ रेट। सबसे बड़ा कारण है स्टोर एडिशंस।
भयंकर स्टोर एडिशन हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक इनका जब शुरू किया था ये ईयर, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर, तो करीब करीब 200 स्टोर के राउंड था। अब ये 280-90 स्टोर के राउंड हो चुके हैं। 84 स्टोर्स इन्होंने अब तक पिछले 7-8 महीने में ऐड किया फाइनेंशियल ईयर में। और ये बाय द ईयर एंड ये बोल रहे हैं 130 स्टोर ऐड करेंगे, मतलब 84 को मिला के, तो और बेसिकली 46 स्टोर। और इन्होंने ये बोला है तो और 40, मतलब आप समझ लो कि 350-340 तक हो जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 150 स्टोर और ऐड करेंगे, तो 400 स्टोर हो जाएगा। तो अभी जो जितने स्टोर हैं इनके, सॉरी 400 नहीं, 500 स्टोर के राउंड हो जाएगा। तो अभी इनके 300 हैं करीब करीब हैं, और 200 स्टोर और करीब करीब 16-17 महीने में और ऐड हो जाएंगे। और इनका लॉन्ग टर्म प्लान तो 2000 से ज़्यादा स्टोर का है। क्लियरली मैसिव ग्रोथ है, पर सिर्फ यही नहीं है, इनका जो एसएसजी है, पर स्क्वायर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ये भी बहुत तगड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। ये आई थिंक उन्होंने कुछ 10-11% बढ़ाया था लास्ट, और बहुत बड़ा बेस है। आप बाकी लोगों के बेस देखो तो 600-700 में रुक जाते हैं। इनका जो पुराना स्टोर है वो 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट सेल्स करता है, तो पर महीने। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका कॉस्ट उतना ही रहने वाला है। अगर आपका ज़्यादा पर स्क्वायर फीट सेल्स होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी। तो उसी हिसाब से प्रॉफिट इनका, आप एक चीज़ और इसमें प्रॉफिट में, बॉटम लाइन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर रिटेल स्टोर को आपको अगर एनालाइज करना है तो आप इनको प्री इंड आईएएस में देखोगे। क्या डिफरेंस होता है प्री एंड और पोस्ट एंड में? अब मुझे नहीं पता ये क्यों अकाउंटिंग आया है पोस्ट एंड का। पोस्ट इंड अकाउंटिंग के कारण मैटर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो हुआ क्या है इसमें, पहले बहुत सिंपल होता था कि आपका क्या सेल्स हुआ, खर्चे में ह्यूमन लेबर कॉस्ट और रेंट, और सिंपल हो गया। अब रेंट नहीं जोड़ पाते हैं लोग। तो अब क्या होता है कि आपने 10 साल का लीज लिया है, तो लेट से आपने अगर पर मंथ 1 लाख का रेंट ले रहे हैं, तो अकाउंटिंग बोलता है कि 10 लाख को मानो कि वो तुम्हारा कैपिटल आउट गो है, और इसको अपनी ही दुकान मानो और उसका डेप्रिसिएशन काटो हर साल। तो उसके कारण क्या होता है, वो डेप्रिसिएशन जो काटते हैं ये लोग, वो रेंट से ज़्यादा हो जाता है। तो पैट जो है आपको बहुत कम दिखता है पोस्ट इंड एएस में। प्री इंड एएस में पैट ज़्यादा बेटर दिखता है। तो इनका जो लास्ट क्वार्टर का पैट था वो करीब करीब 25 करोड़ का था प्री इंड एएस। तो ये कंपनी ने कॉन कॉल में बोला कि सारा एनालिसिस ये प्री इंड एएस में देखते हैं, वही सिंपल है, वही बेस्ट रिफ्लेक्शन है बिजनेस का। पोस्ट इंड एएस में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा स्टोर बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा लीजेस साइन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होने लगेगा। तो 25 करोड़ का है, और जो पोस्ट इंड एएस है वो 17 करोड़ का है। तो 8 करोड़ का डिफरेंस आपको दिख रहा है इसमें। तो प्री इंड एएस नंबर ही लेते हैं। 6 महीने में इन्होंने 55 करोड़ का किया है, तो अगर आप 12 महीने का जोड़ोगे, Q3 और Q4 जो कि H2 जो है वो H1 से बेटर होता है। तो अगर H1 में ही इन्होंने 55 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है, तो H2 में आप मान के चलो कि अगर 70 करोड़ भी करते हैं तो 125 करोड़ बनता है। आज का मार्केट कैप 8,500 है, तो पी मुश्किल बहुत हद तक करीब करीब 70 के राउंड बनता है। और एक बिजनेस जो कि ऑलरेडी 50-60-70% से ग्रो कर रहा है, अगर पी इसका 70 है, और एक B2C बिजनेस है, तो बहुत ही अच्छा डील है वैसे तो। अच्छा, तो 2-3 चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट है जानने के लिए आपको। तो देखिए, इन जो बिज़नेस के अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ जानना, कि ये बोल रहे हैं कि इनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा 50% से ऊपर में। एग्जैक्टली कितना होगा उन्होंने अभी उस डिटेल पे नहीं गए। ये क्यों ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए। पहला तो इनका खुद का डिज़ाइन का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, अभी 35% है। मैक्सिमम वैल्यू रिटेल अपने वेंडर से डिज़ाइन मंगवाते हैं, पर ये लोग खुद का डिज़ाइन कर रहे हैं, वो 35% है, बढ़ते बढ़ते वो 45 तक भी जाएगा नेक्स्ट ईयर। जो सेकेंड चीज़ है, ये इनको सेपरेट करता है बाकी लोगों से। जो सेकेंड चीज़ है, उन्होंने ये बोला है कि इनका जो कल्चर है बहुत ही सही है। इस कल्चर में क्या हुआ है कि जो स्टोर मैनेजर हैं पहले जो शुरू किया था, आज वो रिटेल लीड हैं, तो ये अपने ही लोगों को प्रमोट करते रहते हैं, और एक अच्छा एक थ्राइविंग कल्चर इन्होंने बना रखा है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए कि इन्होंने QIP किया था 400 करोड़ का। तो वो QIP का जो पैसा है वो बेसिकली पूरा डेट रीपेमेंट में डालेंगे।
तो डेट रीपेमेंट मतलब इनका कुछ 150 करोड़ का डेट है, वो डेट खत्म हो जाएगा तो ये पूरी तरह से जीरो डेट कंपनी बन जाएगी। एंड इन्होंने एक चीज़ और किया है जिसका असर पड़ेगा आगे आने वाले क्वार्टर में। इन्होंने ये अपने वेंडर्स को जल्दी पैसा देने वाले हैं, तो पेबल्स इनके कम होंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, पर इनका फायदा उनको ऐसे मिलेगा कि ग्रॉस मार्जिन बढ़ेंगे, तो वो और लोअर रेट में वेंडर को आप 30 दिन की बजाय अगर 15 दिन में पैसे दे दोगे तो वेंडर भी थोड़ा कम चार्ज करेगा आपसे, तो मार्जिन्स वैसे बढ़ेंगे। हालांकि वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ जाएगा। अगर आपको ये सब मतलब ये आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार ये गड़बड़ है, ये सही बात नहीं है, बट टू ईच इज ओन। मुझे ठीक लगता है ये मॉडल, कोई इसमें इशू नहीं लगता है। तो ये रहा इनका मोटा मोटी कॉन कॉल का डिस्कशन। आई थिंक अगेन सबसे बड़ा पॉइंट कि एसएसजी को 10-12% से बढ़ाते रहेंगे, और स्टोर एडिशन तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, तो इसके लिए आई थिंक ये ग्रोथ को सस्टेन करेगा। अच्छा, पर स्क्वायर सेल्स जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि सेम स्टोर तो ग्रो कर रहा है, अपना जो पुराना स्टोर है वो 1100-1200 का सेल्स कर रहा है, पर आप अगर नया स्टोर बहुत ऐड करते रहोगे तो ऑब्वियसली वो एवरेज को नीचे लेके जाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि जो नया स्टोर है, पुराना स्टोर 1100 के अराउंड करता है पर स्क्वायर फीट सेल्स पर मंथ, और जो नया स्टोर है वो 700 के अराउंड से शुरू होता है, बट इनका जो खर्चा है वो 500 के अराउंड ही है, तो स्टोर जो है फर्स्ट मंथ से ही वो एबिटा पॉजिटिव हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है इनके ग्रोथ का। तो ये रहा मेरा ओवरऑल कॉन कॉल का एनालिसिस। आई थिंक अगर आपको मैं इन्वेस्टमेंट थेसिस अपना बताऊं तो बहुत सिंपल है। ट्रेंड को मैंने देखा है 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनते हुए, इनका तो भी कुछ भी नहीं है, 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही एम्बिशियस लोग हैं। आई थिंक इनके जो फाउंडर है उनके बारे में बता दूं, ये पहले विशाल मेगा मार्ट जो है इन्होंने शुरू किया था, इनके फाउंडर रामचरण अग्रवाल जी ने, और उसके बाद फिर विशाल मेगा मार्ट वो जब रिसेशन आया 2008 का, बहुत सारा एक्सपेंशन कर लिया था इन्होंने, लोन ले लिया था, फिर वो डूब गया और फिर उन्होंने एक पी फंड को बेचा और वहाँ से निकल गए। तो इनका वो लर्निंग है जो अभी मुझे दिख रहा है काम आते हुए। ये अब स्टोर एक्सपेंशन तो कर रहे हैं लेकिन ये लोन नहीं उठा रहे हैं, ये क्यूआईपी कर रहे हैं, ज़ीरो डेट पे रख रहे हैं। तो एम्बिशन है एक इंसान जो पहले फेल हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये आगे चल के अपने लर्निंग्स को जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये और बड़ा बिजनेस बनेगा। और अगेन मुझे B2C बिजनेसेस बहुत पसंद आते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, और जबकि अगर वो फास्ट ग्रोइंग बिजनेस हो, इतना बढ़िया मोट हो जो कि दिख ही रहा है, अब बाकी सारे और भी वैल्यू रिटेल प्लेयर्स हैं, कोई इनका सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट थेसिस ये कहता है कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी, मैं ठीक ठाक प्रॉफिट पे हूँ। मैंने कुछ 1600-1700 के अराउंड एंट्री लेना शुरू किया था, वन ऑफ माई लार्जेस्ट होल्डिंग्स, और आगे भी अगर और थोड़ा प्राइस गिरता है, कई बार स्मॉल कैप में मौका मिलता रहता है, तो मैं आगे भी इन्वेस्ट करूँगा। मैं इस कंपनी को, वो उनका जो एम्बिशन है वो 1 लाख करोड़ का है। आई थिंक एक वीडियो में एक यूट्यूब में एक शॉर्ट्स भी है जहाँ पे रामचरण जी बोल रहे हैं कि हमें 1 लाख करोड़ की कंपनी बननी है। तो आई थिंक मैं जब तक ये एग्जीक्यूट करते रहेंगे, जब तक ये स्कॉर्चिंग पेस ऑफ ग्रोथ चलता रहेगा, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थेसिस है। आई थिंक वैल्यू रिटेल में सबसे बेस्ट मेट्रिक्स है इनका एसएसजी के अराउंड, ग्रोथ के अराउंड, और एज आई कीप सेइंग ट्रेंड के मुकाबले तो इनका वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता, अभी भी सस्ता है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। और आप कमेंट भी करिए अगर आप कोई और टॉपिक, जेनरिक टॉपिक्स पे बात करूँ मैं, अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे या किसी और कंपनी को फॉलो करूँ तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।